नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियां आज हम देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज के हमारे टॉपिक होंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है? पृथ्वी की गतियां। ठीक है, पृथ्वी की दो तरीके से गतियां होती हैं, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। ठीक है, देखिए पृथ्वी की गतियां, दो प्रकार की गतियां हम पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी जो रोटेशन करती है, जो घूमती है, वो दो तरीके से घूमती है, परिक्रमण और परिभ्रमण। तो देखिए परिक्रमण क्या होती है। देखिए परिक्रमण का मतलब है किसी की परिक्रमा करना। किसी पिंड को अपने सेंटर में रख के उसके चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है? परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। यानी कि परिक्रमण के बारे में मैं कहूं, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। ठीक है, और पृथ्वी इसकी क्या करती है? परिक्रमा कर रही है। क्या कर रही है? परिक्रमा, या इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है और इसकी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी जब सूर्य के सापेक्ष चारों तरफ घूमती है, और सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ साथ वो अपने ऑर्बिट पर भी घूमती है ना। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो अपने ऑर्बिट पर घूमना बंद कर देती है। वो अपने ऑर्बिट पर भी घूमती है और अपने एक्सिस पर भी घूमती है। एक्सिस यानी कि अपनी ही जगह पर। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में घूम जाती है? 365 दिन और 6 घंटे। ये इसकी एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल टाइम है 365 दिन और 6 घंटे। इतने समय में एक सूर्य की एक परिक्रमा क्या कर लेती है? पूरी कर लेती है। इसी को परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है, क्योंकि 365 दिन ही क्या होता है? एक वर्ष होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, ये सर्कुलर नहीं करती है, यानी कि गोल नहीं घूमती है। इसका जो पाथ है वो गोल नहीं है। इसका मार्ग कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार, कुछ इस तरीके का, अंडाकार। यानी कि कभी सूर्य के पास होती है तो कभी सूर्य के दूर भी होती है। मान लीजिए ये सूर्य सेंटर है, तो कभी पृथ्वी यहाँ पहुंच जाती है तो दूरी बढ़ जाती है, कभी वो यहाँ पास भी आ जाती है। ठीक है, इसको अगले वीडियो में देख आगे चर्चा करेंगे इसकी क्या कंडीशंस बनती है। ठीक है, तो पृथ्वी का पाथ कहता है इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार। पथ पे ही वो क्या करती है? परिक्रमा करती है, सर्कुलेशन पाथ में नहीं करती है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल, है ना, ट्रायंगल, स्क्वायर। तो आपको मालूम होना चाहिए दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, अगली गति देखते हैं, परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब है अपने ही अक्ष पे घूमना। अपने ही अक्ष पे घूमना ही क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। तो इसी को दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहे इसका? अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण। ठीक है, इसे इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। ठीक है,
और इसी गति के कारण के परिभ्रमण के ही कारण पृथ्वी पे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। इसी गति के कारण क्या होते हैं, दिन व रात। ठीक है। और जो ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन में देखिए अभी आगे आएगा, ऋतु परिवर्तन के लिए आपका जो इलेक्ट्रिकल पार्ट जिम्मेदार है, जो सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो उसके साथ साथ पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी जिम्मेदार है। यानी कि दोनों कंडीशन बनती है, सूर्य के चारों ओर भी घूमना और अक्षीय झुकाव भी है, जिसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन। मगर अगर एक चीज पूछ जाए कि भाई सूर्य जिम्मेदार है या अक्षीय झुकाव, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो सटीक पॉइंट है वो है अक्षीय झुकाव, है ना। अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है। तो दिन रात किसके कारण होता है, परिभ्रमण, अपनी अक्ष पे घूमना। और परिक्रमण, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और अपने अक्ष पर झुकी भी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है और चीजें क्या होती है, कंडीशंस बदलती है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और समापन होता है। बात समझ में आई? चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब आगे आता है एक आपका अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है। अपसौर और उपसौर, तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे क्या कर रही है, घूम रही है। अब दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में एक विशेषता ये होती है कि कहीं दूरी ज्यादा हो जाती है, कहीं दूरी कम हो जाती है, कहीं ज्यादा होगी और कहीं कम होगी। ठीक है। तो देखिए अपसौर कौन सी कंडीशन होती है, पहली बात करते हैं अपसौर की। तो देखिए अपसौर, नाम तो समझ में आ रहा होगा, अप, देखिए अप माने क्या होता है, अपसौर, अप माने होता है ऊपर, ऊपर जाने पर क्या होता है, दूरी कम होगी या ज्यादा होगी, ऊपर जाने पर दूरी बढ़ेगी। ठीक है। तो अपसौर में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जैसे इंग्लिश में पेरीहेलियन कहा जाता है। ठीक है। और यह दूरी लगभग होती है 15 करोड़ 20 लाख करोड़ किलोमीटर, और ये स्थिति 4 जुलाई को बनती है। कब बनती है, 4 जुलाई को। और उपसौर, उपसौर को इंग्लिश में अपहीलियन कहा जाता है। उपसौर, देखिए अपसौर में दूरी बड़ी है तो उपसौर में दूरी क्या होगी, कम। यानी कि उपसौर में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, ये लगभग होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। ठीक है। यह कंडीशन 3 जनवरी को बनती है। कब बनती है, 3 जनवरी को। ठीक है। अब देखिए 3 जनवरी और 4 जुलाई में आप एक बात और देखेंगे, दोनों में करेक्ट 6 महीने का अंतर भी है। कितने महीने का अंतर है, 6 महीने का। अब देखिए एक रोचक बात, पहले उपसौर की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए उपसौर कब होता है, 3 जनवरी, दूरी सबसे कम। अब देखिए
अब आप लोगों के मन में एक बात उठनी चाहिए कि भी सर ऑफशोर की कंडीशन 3 जनवरी को होती है जब सूर्य पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है ना। दूरी क्या है? सबसे कम। तो सर सूर्य से सबसे ज्यादा इंसुलेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मिलना भी चाहिए और मिलता भी है ना। भाई सबसे ज्यादा सूर्य तप मिलेगा 3 जनवरी को तो गर्मी पड़नी चाहिए, मगर हमारे यहाँ 3 जनवरी को और कड़ाके की सर्दी पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बात समझ में आ रही है कि ऑफशोर को 3 जनवरी को पड़ता है और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है, तो हमारे यहाँ क्या पड़नी चाहिए? गर्मी होनी चाहिए। तापमान सामान्य से 7% ज्यादा मिलता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका रीजन है। क्या रीजन है इसका? तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा हमें अध्ययन करना पड़ेगा। किसका? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा और सूर्य की कंडीशन कि उस समय सूर्य है कहां पर। देखिए पृथ्वी पर तो है, मगर पृथ्वी पे भी कई जगह हैं, तो वहां सूर्य कहां पर है ना। तो बस अभी यहाँ पे इतना जानिए कि 3 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में तो सर्दी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? पूरे उत्तरी गोलार्ध में। देखिए भारत में सर्दी नहीं पड़ती है, पूरे उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी? लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में वही गर्मी पड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब से कब तक होती है? वैसे भी जानना जरूरी है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है 23 सितंबर। कब से? 23 सितंबर से लेके 21 मार्च, 6 महीने दक्षिण गोलार्ध में क्या रहता है? लगभग गर्म रहता है। और उसमें भी 22 दिसंबर सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे बड़ा भी होता है। और वहां फिर गर्मी धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। 23 जनवरी को देख सॉरी 3 जनवरी को गर्मी पड़ती है, अगर अपने पीक पे नहीं होती है फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और वह 21 मार्च जब वह 21 मार्च सॉरी हाँ 21 मार्च को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर आ जाता है। कहाँ जाएगा? भूमध्य रेखा पर। तो वहां क्या हो जाती है? गर्मी कम हो जाती है। तो बस अभी केवल इतना याद रखना है, ऑफशोर की जो कंडीशन बनती है 3 जनवरी की, वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में नहीं बनती है। कहाँ बनती है? दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। तो इंसुलेशन 7% ज्यादा मिल रहा है, वो कहाँ मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा, ना कि उत्तरी गोलार्ध में। और हम लोग कहाँ हैं? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, क्योंकि 3 जनवरी को जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कैसी आती है? तिरछी आती है, तो हमें ठंडक महसूस होती है। देखिए पृथ्वी पर तो पड़ रहा है, मगर पृथ्वी पे भी कहां पड़ रहा है? दक्षिण गोलार्ध में। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अब देखिए 22 दिसंबर और 3 जनवरी में अंतर कितना है? थोड़ा सा ही अंतर है, 7-8 दिन का।
तो वहां क्या रहती है, गर्मी रहती है और इंसुलेशन सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन एक बात और भी है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में इंसुलेशन भले ही सबसे ज्यादा मिल रहा है, मगर दक्षिणी गोलार्ध में आपको मालूम है क्या, महाद्वीप कम है और महासागर ज्यादा है। तो जो टेम्परेचर जितना भी मिलता है वो ज्यादातर कहाँ चला जाता है, महासागरों में चला जाता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध उतना गर्म नहीं हो पाता जितना कि उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। देख कब की बात हो रही है, 22 दिसंबर की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म स्थल कहां पे मेजर किए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के आसपास। क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज्यादा है, पानी कम है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां मेंशन करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे कम कहां, दक्षिणी गोलार्ध। ये तो हुई भाई ऑफशोर की कंडीशन, सॉरी अपशोर की। अब चर्चा करते हैं उपशोर। अपशोर, अपशोर की कंडीशन कब होती है, 4 जुलाई। अब देखिए 4 जुलाई, इस समय क्या होता है 4 जुलाई को, देखिए इसमें हमें सूर्य की कंडीशन जानना बेहद जरूरी है कि सूर्य लंबवत कहां चमक रहा है। 4 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध में होता है या दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ये हमें जानना बेहद जरूरी है। पृथ्वी पर तो पड़ेगा, मगर पृथ्वी पे भी जगह है कि कहां पड़ेगा। तो देखिए 4 जुलाई को क्या था, सन और अर्थ की दूरी ज्यादा या कम, अप्सर में क्या होती है दूरी, भाई अप्सर यानी कि ज्यादा होगी, दूरी कैसी है, ज्यादा। अब बताइए जब दूरी ज्यादा है तो एक सीधी सी बात है, तो सूर्य पृथ्वी की दूरी ज्यादा होगी तो इंसुलेशन कम मिलेगा। इंसुलेशन जब कम मिलता है सूर्य तक तो क्या होनी चाहिए, सर्दी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। क्या होनी चाहिए, सर्दी होनी चाहिए। लेकिन 4 जुलाई को हम देखते हैं भारत में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती। हमारे यहाँ क्या पड़ती है, गर्मी। पड़नी सर्दी चाहिए मगर पर गर्मी रही। तो फिर हमें वही देखना पड़ेगा कि 4 जुलाई को सूर्य आखिर है कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, यह हमें देखना होगा। तो देखिए 21 जून तक सूर्य कहां होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है, और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर होता है, 23 सितंबर। देखिए और कंडीशन कब की है, जुलाई की है, कंडीशन कब की है, जुलाई की है। और 21 जून को सूर्य कहां चमक रहा है, कर्क रेखा, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। और 4 जुलाई देखिए नजदीक है, और सूर्य कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। सूर्य की किरण है बिल्कुल सीधी आ रही है, बात समझ में आ रही है। सूर्य की किरणें सीधी आएंगी तो क्या होगी, इंसुलेशन ज्यादा मिलेगा, तो गर्मी भी हमें ज्यादा लगेगी। ये कहाँ की बात हो रही है, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन इसी समय में ठीक दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य की किरणें वहां तिरछी पड़ेंगी। कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और जब तिरछी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है जो इंसुलेशन है, जो सूर्य तप है, वो क्या होगा, कम मिलेगा। तो कम मिलेगा तो वहां क्या होगी, सर्दी होती है।
ठीक है। तो यानी कि मैं एक बात सीधी सी कह दूं, अक्सर की स्थिति 4 जुलाई को बनती है और हमारे यहाँ गर्मी पड़ने का कारण है कि 21 जून को शुरू कहाँ होता है, कर्क रेखा पर होता है, इसलिए हमारे यहाँ क्या होती है, गर्मी होती है। जो 4 जुलाई को जो इंसुलेशन कम मिलना चाहिए वो घटना दक्षिण गोलार्ध में होती है। यानी कि एक बात को मैं मुझे पूरी बात कहनी हो तो जो अपसौर और उपसौर की कंडीशंस जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में लागू होती हैं, ना कि उत्तरी गोलार्ध में। जैसे अपसौर में दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, हाँ तो होगी, मगर कहां पे, दक्षिणी गोलार्ध में। उपसौर में दूरी कम होनी चाहिए तो होगी कहां, दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि 4 जुलाई और 3 जनवरी की कंडीशन जो कहां लगती है, जहां सूर्य 4 जुलाई वाली कंडीशन में सूर्य क्या कर्क रेखा पर होता है और 3 जनवरी वाली कंडीशन में सूर्य कहां होता है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के पास होता है। बात समझ में आई होगी। अपसौर और अपसौर क्यों ऐसा होता है कि भाई अपसौर में दूरी ज्यादा है, क्यों हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, जबकि पड़नी क्या चाहिए, सर्दी पड़नी चाहिए। ठीक है। अगर चीजें समझ में ना आई हो, एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखें, उससे गौर से सुनें, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन को अच्छी तरीके से कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए, अपसौर और उपसौर हो गया, और परिभ्रमण और परिक्रमण भी हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को नहीं तो अभी क्या देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हाँ लगभग 45 या 50 मिनट के वीडियो पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, इसी से ही थोड़ा रिलेटेड रहेगा, मगर उसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें थोड़ा सा आपको कर्क और मकर रेखा के बारे में बताना है, अक्षांश वगैरह के बारे में। तो अगले वीडियो को थोड़ा सा हम डिटेल में कर लेंगे, जिसमें सारी चीजें आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए और अच्छे से। दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध अभी मैंने बताया नहीं। ठीक है। अभी बस थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूं, फिर अपन देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको जरा बताऊं कि आखिर दक्षिणी गोलार्ध क्या है और उत्तरी गोलार्ध क्या होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसे जब हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं, बात समझना, और ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आपकी कहलाती है भूमध्य रेखा। क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। ठीक है। और इसके उत्तरी भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। आप बस इतना समझ लें, ये जो भूमध्य रेखा है ये एक तरह से पूरी ज्योग्राफी में लक्ष्मण रेखा की तरह कार्य करती है। कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा। ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये है भूमध्य रेखा, पूरी ज्योग्राफी में लक्ष्मण रेखा की तरह कार्य करेगी। जैसे इसे पार किया, मामला पूरा गड़बड़, सारी कंडीशन उलट जाएंगी। यानी कि एक बात और सुन लीजिए, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ठीक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो कंडीशन उत्तरी गोलार्ध में लागू होंगी ठीक उसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में लागू होती है, और जो कंडीशन दक्षिणी गोलार्ध में लागू होंगी
उसके ठीक अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में लागू होती है। ठीक है, इसमें देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा भी होती है। ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री हम ऊपर चले जाएंगे, कितना 23.5 डिग्री, और ये कहलाती है कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होती है। और 23.5 डिग्री हम भूमध्य रेखा के नीचे आ जाएंगे तो ये कहलाएगी आपकी मकर रेखा। क्या कहलाएगी? मकर रेखा। और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होती है। और 0 डिग्री तो आपको मालूम ही है क्या है, ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को देखिए विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है। तो अब शायद थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में जरा हम देखेंगे भाई ये डेट्स वगैरह, 21 जून की कंडीशन कैसे बनती है, 21 जून क्या होता है, 23 सितंबर क्या होता है, 21 मार्च क्या होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को कंडीशन क्या बनती है, नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य क्यों देखा जाता है, वो शायद चलता है अगली वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, और जो भी डाउट्स हुआ करें, मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप कमेंट में मुझे बताया कीजिए, और आपके कमेंट पढ़ के लगता है कि हाँ चीज़ें ठीक चल रही हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।